This is my YouTube channel. Now I will read chapter 11 सोने की घड़ी class 5. Now start in Hindi. चैप्टर 11 सोने की घड़ी। किसी दूर देश में एक बहुत ही सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता तथा उनके 2 बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके पिता शर्मा जी एक बैंक मैनेजर थे। वे अपने सभी बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने में सदा तत्पर रहते थे। वे अपने बैंक को अच्छा और हितकर बनाने के लिए चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग उनके बैंक में पैसा जमा कराएं। अपने घर पर वे एक अच्छे पति और घर परिवार की चिंता वे प्रबंध करने वाले पिता थे। वे अपनी पत्नी को पर्याप्त पैसा देते थे जिससे घर की आवश्यक वस्तुओं पर वे खर्च कर सके। वे एक त्यागमयी पिता थे। प्रतिदिन जब वे घर आते थे तो अपने दोनों बच्चों की बात बहुत धीरज के साथ सुनते थे। उनके दोनों बच्चे स्कूल से लौटने पर अपने अपनी कहानी किस्से सुनाते थे। शर्मा जी की पुत्री और पुत्र दोनों बहुत ही गुणी थे तथा संगीत में भी अपने पिता के समान रुचि रखते थे। उनके पिता पियानो और गिटार बजाना भी जानते थे। इस कारण उनकी पुत्री ने उनसे पियानो सीखने की इच्छा प्रकट की तथा साथ ही उनके पुत्र विवेक ने भी कहा, हाँ पिताजी, मैं भी गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे गिटार सिखाएंगे? यह सुनकर शर्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमको अवश्य पियानो और गिटार बजाना सिखाऊंगा, परंतु घर लौटते समय बहुत देर हो जाती है। अच्छा होगा यदि तुम दोनों अपनी अपनी रुचि के अनुसार संगीत सीखने के लिए किसी संगीत अध्यापक के पास जाओ। दूसरे दिन वे दोनों अपनी माँ के साथ संगीत अध्यापक की खोज में निकल पड़े। भाग्य से उनको एक अच्छा संगीत सिखाने वाला अध्यापक मिल गया। उस दिन से उनके पिता भी समय मिलने पर अपने दोनों बच्चों की सहायता करने लगे ताकि दोनों अपने अपने बाजे को सीखने में निपुण हो सके। अब विवेक और उसकी बहन बानी भी धीरे धीरे नियमित रूप से अपना अपना बाजा बजाने में उन्नति करने लगे। कभी कभी शर्मा जी को बैंक के काम से दूसरे जगह पर भी यात्रा करके जाना पड़ता था। एक दिन जब वे दूसरे शहर से रेल यात्रा करके अपने घर लौट रहे थे, तभी एक डाकू ने उन पर आक्रमण किया। वे शर्मा जी की जेब में रखने वाली सोने की घड़ी चुराना चाहता था। वे दोनों व्यक्ति संघर्ष करते हुए लड़ते झगड़ते
तेज दौड़ती रेलगाड़ी से गिर पड़े। शर्मा जी तो दूर झाड़ियों में दूर झाड़ियों में जाकर गिरे और उनके सिर में बहुत चोट लग गई। इसके कारण वे मूर्छित हो गए। उधर डाकू उनकी सोने की घड़ी छीनने में सफल तो अवश्य हो गया, परंतु जब वे चलती दौड़ती रेलगाड़ी से गिरा तो दुर्घटनाग्रस्त होकर उसका अंत हो गया। पुलिस को उसके मृत्यु शरीर के साथ सोने की घड़ी भी प्राप्त हुई। उधर शर्मा जी की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पति उस दिन घर नहीं लौटे। उनके जेब में सोने की घड़ी। अब पुलिस ने जब उन्होंने पहचानने के लिए सोने की घड़ी दिखाई तो उन्होंने सोचा वे सोने की घड़ी तो उनके पति की ही थी, पर आश्चर्य और दुख की बात यह थी कि उनके पति कहाँ हैं। इस प्रकार बहुत दिन, महीने और वर्ष निकल गए, परंतु किसी ने भी शर्मा जी को न कहीं देखा और न कहीं विषय में कुछ सुना गया। हुआ यह था कि दुर्घटनाग्रस्त होने पर कोई दयालु सज्जन व्यक्ति शर्मा जी को उठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। शर्मा जी के सिर की चोट तो ठीक हो गई थी, परंतु वे यह भूल गए थे कि वे हैं कौन और कहाँ से लाए गए हैं। उस दयालु व्यक्ति ने शर्मा जी को कोई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई किसी भी प्रकार से सहायता न कर सका। अतः वह दयालु व्यक्ति उनको अपना शहर ले गया और शर्मा जी उसी के साथ रहने लगे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और शर्मा जी को अपने अतीत से कोई संबंध न रहा। अब वे उस दयालु व्यक्ति के अच्छे मित्र बनकर वही उसके साथ किसी काम में लग गए। फिर एक दिन शर्मा जी अपने मित्र दयालु व्यक्ति के साथ किसी काम से अपने उस पुराने शहर में आए जहाँ वे पहले रहते थे। अपना काम करने के बाद दोनों उस शहर में घूमने लगे। घूमते घूमते कुछ निश्चित स्थानों ने शर्मा जी के मस्तक को झकझोर दिया और जब वे दोनों घूमकर अपने होटल में लौटे तो जैसे सब कुछ और सारा अतीत शर्मा जी के मस्तिष्क में घूमने लगा। अब अपने आप उनका हाथ अपनी जेब में चला गया, मानो वे अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहे हैं। यह सब देखकर उनके दयालु मित्र ने पूछा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तुरंत शर्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी जेब की सोने की घड़ी कहाँ है? तब शर्मा जी ने अपने दयालु मित्र को बताया
मेरी पत्नी और 2 बच्चे इसी शहर में रहते हैं। मुझे उनको अवश्य ढूंढना चाहिए। शर्मा जी का दयालु मित्र समझ गया कि शर्मा जी की स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अतः उन्होंने शर्मा जी से कहा, मित्र, तुम जाकर अपने घर अवश्य ढूंढो और फिर यहाँ आकर मुझे बताओ। मैं यहीं होटल में तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगा। शर्मा जी ने अपने घर तो ढूंढ लिया, पर उनका साहस न हुआ कि वह घर के अंदर चल जाए। वे सोचते थे, मैं कैसे घर के अंदर जाऊंगा? मैं अब अपने में निर्धर और बूढ़ा दिखने लगा हूँ। मैं कैसे अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और कैसे अपने बच्चों से कहूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। होटल लौटने पर अपने मित्रों को भी नहीं बताया कि उनको अपना घर मिल गया। इस प्रकार वे प्रतिदिन अपने मित्र से यह कहकर कि वे अपने घर ढूंढने जा रहे हैं कि होटल से निकल जाते थे। उधर वे जैसे तैसे अपने घर की ओर जाते थे ताकि किसी प्रकार अपनी पत्नी और बच्चों को देख सके। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब वे अपने दयालु मित्र के साथ घूम रहे थे तो उन्होंने एक सभा मंडप देखा जहां लोग संगीत कार्यक्रम के लिए टिकट खरीद रहे थे। शर्मा जी ने उस ओर देखा, अपनी जेब में हाथ डाला, परंतु उनके पास तो टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। उनका दयालु मित्र यह सब देख रहा था। उसने शर्मा जी के चेहरे के दुख से भरे हाव भाव पढ़ लिए। अतः स्वयं 2 टिकट खरीद कर शर्मा जी से कहा, आओ हम लोग जल्दी अंदर चलो, अन्यथा देर हो जाएगी। वास्तव में मित्र दोबारा ऐसा एहसान कर कहना एक चमत्कार था। वे अंदर शर्मा जी को दोनों बच्चे संगीत का कार्यक्रम दे रहे थे। उन दोनों का संगीत अपने खोए हुए पिता के नाम समर्पित था, जिसको वे दोनों गा रहे थे। अब शर्मा जी ने अपने मित्र के सामने यह बात मान ली कि यह दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। उनको अपने बच्चों और बहुत गर्व हो रहा था। तत्पश्चात उन्होंने मित्र को अतीत की पूरी कहानी सुनाई। फिर शर्मा जी अपने मित्र को लेकर अपने परिवार से मिलाने गए। अब उनकी पत्नी तथा दोनों बच्चे उनको देखकर फूले न समाये। उनकी पत्नी ने उसी क्षण उनकी सोने की घड़ी लाकर उनको उनके हाथ में दे दी और अपना प्रेम प्रकट किया। उनके मित्र ने भी शर्मा जी को नए कपड़े खरीद कर पहनने के दिया। शर्मा जी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति बहुत अधिक आभारी हो रहे थे, परंतु सबसे अधिक
उनके मन से ईश्वर के लिए धन्यवाद निकल रहा था, जिसने स्वर्गदूत के सामने अच्छा और दयालु मित्र भेजा, जिसने उनकी जीवन की सुरक्षित रखा। तो दोस्तों, यहाँ पर शब्दार्थ या अतीत, अन्यथा, ये सब यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। आप ये लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। आपको ये कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये बुक है नीलम हिंदी पाठमाला भाग 5 है। धन्यवाद। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।